आरती अंजलि अवस्थी की दुनिया में उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। घर की दालानों में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन कमरे की दीवारों के बीच तनाव किसी तूफान से कम नहीं था। अंजलि के तेज कदमों की आवाज जैसे पूरे घर को जगा चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी योद्धा की दृढ़ता और आंखों में आग सी चमक थी। वह सीधे अभय के सामने आकर रुकती है और बिना समय गंवाए तेज सख्त आवाज में कहती है कि उसे पद्मा चाहिए, किसी भी कीमत पर। यह मांग नहीं, आदेश था। उस आवाज के अंदर एक ऐसी दृढ़ता थी जिसके आगे कोई बहाना टिक ही नहीं सकता था। अंजलि का अगला वाक्य तो और भी ज्यादा भारी था। अगर तुमने गिन्नी को वापस नहीं बुलाया तो पहले एफआईआर होगी, फिर कस्टडी और फिर कोर्ट। ये सुनते ही अभय का चेहरा उड़ जाता है। उसकी सांस जैसे एक पल को रुक ही जाती है। गले में अटकती आवाज के साथ वह कहता है कि ठीक है। वह कॉल करता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह फोन उठाता है और गिन्नी को नंबर डायल करता है। कॉल लगने पर वह घबराई हुई आवाज में कहता है, गिन्नी, वापस आ जाओ। ये कॉल मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कर रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ गिन्नी हर शब्द ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में शंका, मुस्कान और चालाकी तीनों एक साथ चमकते हैं। वह हल्के व्यंग्य भरे लहजे में जवाब देती है कि यह खेल है और सामने की खिलाड़ी कौन है यह वह समझ चुकी है। अंजलि, वह कहती है, तुमने कांटा फेंका है मछली पकड़ने के लिए। तुम पद्मा तक पहुंचना चाहती हो और मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो, लेकिन खेल तो अब असली मैं खेलने वाली हूं। गिन्नी के शब्द अंधेरी रात में बिजली की तरह गूंजते हैं और यह साफ था कि वह इतनी आसानी से वापस नहीं आएगी। उधर अंजलि के घर में ही एक दूसरा मोर्चा खुल चुका था। घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि हर कमरा, हर कोना किसी न किसी उथल-पुथल को जन्म दे रहा था। भजन अपने कमरे में दोस्तों के साथ शराब की बोतलें खोले बैठा था। तेज संगीत, गंदे कमेंट और ऊंची आवाजें जैसे घर की शांति का मजाक उड़ा रही थीं। शराब की बदबू में डूबा हुआ कमरा और बीच में बेचारी सान्या, जिसे भजन दोस्तों के सामने नाचने का आदेश दे रहा था। सान्या, नागिन डांस करो, वह नशे में लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाता है। सान्या की आंखों में बेइज्जती का दर्द साफ दिख रहा था। वह मजबूर थी, अकेली थी, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है और अंजलि तूफान की तरह अंदर आती है। उसके आने भर से कमरे का माहौल बदल जाता है। वह गुस्से से भरी आवाज में पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज की तीव्रता से भजन के दोस्त उछलकर खड़े हो जाते हैं। अंजलि गुस्से में कमरे को देखती है और कहती है कि घर का जमाई घर की बहू से दारू सर्व करवा रहा है। क्या ये घर तुझे किसी बार की तरह लगता है या फिर ये तुझे किसी ठेके की तरह दिख रहा है? भजन तिलमिलाते हुए उठता है और गुस्से में कहता है कि अंजलि बहुत बोल रही है। तू बस्ती से आई है ना? तेरी औकात क्या है? स्टैंडर्ड क्या होता है जानती भी है? बस ये सुनते ही अंजलि का धैर्य टूट जाता है। वह बिना एक सेकंड गनवाए भजन को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अंजलि की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। वह कहती है कि उसके पास हाथ भी है और औकात भी। फिर वह सान्या से कहती है कि भजन को दारू में नहला दो। भजन के दोस्त डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अंजलि मेज से लाइटर उठाती है और धमकी देती है, अगर कोई नहीं नाचा तो इस शराब में आग लगा दूंगी। उसकी आवाज में ऐसा पागलपन और हिम्मत थी कि किसी में हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। भजन अब तक की अकड़ भूल चुका था। वह डरते हुए कहता है कि वह तो पहले से पीएज में रहता है। अंजलि पलटकर बोलती है, तो क्या हुआ? किराए पर घर ले लेना, और अगर औकात नहीं है तो बस्ती में आ जाना, खोली दिलवा दूंगी, लेकिन इस घर में घर का जमाई नहीं रहेगा। भजन राघव की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखता है और कहता है कि सर, ये क्या बोल रही है? राघव सीधा जवाब देता है कि घर की बहू ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। यह सुनते ही पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। भजन की हार पूरे कमरे में साफ दिखाई दे रही थी। तभी शादी, जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी, गुस्से में चिल्लाती है, तू होती कौन है ये सब तय करने वाली? अंजलि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी चाल में इतनी मजबूती थी कि शादी के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। अंजलि उस पर नजरें गड़ाकर कहती है, अंजलि सिंह राजपूत हूं मैं, इस घर की बहू हूं मैं। क्यों? नहीं सुना? और चाहिए तो और जोर से बोल दूं? यह वाक्य घर की दीवारों से टकराकर फिर सबके कानों में गूंजता है।
माहौल इतना भारी हो चुका था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। हर चेहरा जैसे कुछ सोच रहा था, कौन सही है, कौन गलत, कौन किसके साथ है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां हर कदम किसी नई लड़ाई का संकेत दे रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आगे क्या होगा। गिन्नी वापस आएगी या नहीं, यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ था। अभय की चिंता और बढ़ चुकी थी। भजन की हरकतें और उसके परिणाम सबके सामने थे। घर की राजनीति कहीं ज्यादा गहरी थी और पद्मा का नाम आते ही सभी के दिलों में अजीब सी बेचैनी उठती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पद्मा के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। अंजलि जानती थी कि यह शुरुआत है। गिन्नी की वापसी, पद्मा तक पहुंचना, घर की अंदरूनी दुश्मनियां और बाहरी चालें सब मिलकर उसे एक ऐसी जंग में धकेल रही थीं जहां हारना विकल्प नहीं था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में अनोखा साहस। जिस तरह उसने भजन को रोका, जिस तरह उसने परिवार के सामने अपनी ताकत दिखाई, उसे पूरे घर का माहौल बदल चुका था। हर कोई अब उसे हल्के में लेने की गलती दोबारा नहीं करेगा। लेकिन घर की दीवारें ऐसी कहानियां छिपाए बैठी थीं जो सामने आने पर सब कुछ बदल देंगी। पद्मा का राज खुलना अभी बाकी था। गिन्नी की चालें अभी शुरू ही हुई थीं। अभय खुद अंदर से टूटा हुआ था और शादी की जलन अब आग में बदलने वाली थी। अंजलि को इन सब लड़ाइयों के बीच अपने दिमाग को शांत रखना था और अपनी रणनीति को मजबूत। वह पूरी तरह तैयार थी, क्योंकि उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ पद्मा की नहीं थी। यह उसका स्वाभिमान, उसका अस्तित्व और उसकी पहचान की लड़ाई थी। आगे की राह बहुत कठिन थी, मगर अंजलि सिंह राजपूत पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसके हर कदम से कहानी में नया मोड़ आने वाला था और घर का हर सदस्य अब अपनी पोजीशन तय करने के लिए मजबूर होने वाला था। किसका साथ किसके साथ जाएगा, कौन किससे विश्वासघात करेगा, कौन किसके लिए दीवार बनकर खड़ा होगा, ये सब आने वाले वक्त में सामने आने वाला था। और इस ज्वालामुखी की सबसे बड़ी चिंगारी अभी फूटी ही नहीं थी।